गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 30 नवंबर द हिंदू से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और फर्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने रिफ्लेक्ट हो पा रहा होगा। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। किस तरीके से इसका कंजम्पशन को हमें बूस्ट करना है, इसके प्रोडक्शन को हमें बूस्ट करना है, उसके लिए क्या इंसेंटिव्स दिए जाएं, और भारत का अभी प्रेजेंट इसके प्रोडक्शन में क्या स्टेटस है, इसको लेकर के आर्टिकल बात करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑथर है वो कुछ सजेशन दे रहे हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को पॉपुलर बना करके यहाँ पर इंडिया अपने काफी सारे टारगेट्स भी पूरे कर सकता है। जैसे कि उसमें सबसे बड़ा टारगेट है इंडिया की तरफ से, जो भारत ने अभी 2070 में नेट जीरो कार्बन अमिशन का स्टेटस एक्वायर करने की जो बात करी है ग्लासगो समिट के अंदर, उस स्टेटस को अचीव करने के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन को बूस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो समझते हैं क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन, और ओवरऑल कुछ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हाइड्रोजन के बारे में भी बातें हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का क्या फ्यूचर है और इस समय पर स्टेटस क्या है। और फिर उसके बाद इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में जो ऑथर कुछ सॉल्यूशंस बता रहे हैं इस हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, उसको भी फिर हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में कुछ बेसिक बातें समझना। देखिए, हाइड्रोजन जो है आपका, वो पीरियोडिक टेबल में आने वाला सबसे पहला एलिमेंट है। और ये आपका धरती पर पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इनफैक्ट धरती पर ही नहीं, ये आपके पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। क्योंकि अगर आप सन के बारे में भी देखें तो सन में भी जो इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट हैं वो दो ही हैं, इट इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज हीलियम। फिर उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होने के साथ साथ ये आपका एक प्रकार का क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन भी है। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें तो ये काफी ज्यादा फ्लेमेबल है। और फ्लेमेबल होने की वजह से ये इसका कंजम्पशन हमें क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब उसी प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है, ये जिस सोर्सेस से हम लोग कैप्चर कर रहे हैं उस हिसाब से हाइड्रोजन का कलर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें ब्लू हाइड्रोजन हो सकता है। ब्लू हाइड्रोजन को आपका प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस के माध्यम से। नेचुरल गैस इसका सोर्स है जहां से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन के बाद फिर ग्रे हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन भी यहाँ पर नेचुरल गैस से हमें प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ब्राउन हाइड्रोजन है। ये एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है कोयले के साइट्स पे। सो ब्राउन हाइड्रोजन इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन। और फाइनली लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है जिसपे हमारा फोकस रहने वाला है, वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो सोर्स भी एकदम क्लीन सोर्स है और अबंडेंट है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो है आपका वाटर। और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को? वाटर से। तो वाटर का हम लोग करते हैं एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस वाटर पे अप्लाई करते हैं। और इस केमिकल प्रोसेस का नाम है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो वाटर है उस वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है। और इस वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है दो पार्ट्स में। पहला पार्ट आपका हाइड्रोजन और दूसरा पार्ट आपका ऑक्सीजन। जब वाटर इन दोनों पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है तो उसके बाद हाइड्रोजन को हम लोग सेपरेटली स्टोर कर लेते हैं। और इस हिसाब से जो हाइड्रोजन हमें फाइनली मिलता है वो हाइड्रोजन ही आपका ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। तो प्रेजेंट में इंडस्ट्रियल यूजेस में हम लोग काफी सारे हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन। तो दूसरी इस ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसको जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑब्टेन करते हैं या फिर हम इस ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न भी करेंगे एज अ फ्यूल, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो बाय प्रोडक्ट इतना डेंजरस नहीं रहने वाला एनवायरमेंट के लिए। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करने से जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो वाटर मिलेगा या फिर आपका वाटर वेपर मिलेगा। लेकिन बाकी प्रकार के जो हाइड्रोजन है अपने, जैसे ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया या फिर ब्लू हाइड्रोजन हो गया, इसमें कुछ हद तक एमिशंस होते हैं जो एमिशन एनवायरमेंट के लिए लाभकारी नहीं है। और ओवरऑल इन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए आप नेगेटिव एमिशन का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते, बट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ आप ये कर सकते हैं। इस वजह से जो फ्यूचर में हम लोग व्हीकल्स के अंदर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी भूमिका
जो है वो प्ले करने वाला है यहाँ पर। और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी अपनी गाड़ियां बनेंगी, सिस्टम्स डेवलप होंगे, वहां पर इसी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अभी प्रेजेंट में इस ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो स्टेटस है पूरी दुनिया के अंदर ही अगर हम लोग बात करें, तो पूरी दुनिया में अभी ग्रीन हाइड्रोजन का इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं हो पा रहा है। लेस देन ऑफ 1% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, बस ये है शेयर अभी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक इलेक्ट्रोलाइजर्स की डिप्लॉयमेंट ज्यादा नहीं करी जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब तक ज्यादा नहीं होगी, तब तक इसका प्रोडक्शन ज्यादा पेस पे हो नहीं पाएगा। इंडिया में भी अब इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्लो है। इंडिया जो है वो हर साल, मान के चलो यहाँ पर कि 6 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन हर साल यहाँ पर इंडिया को जरूरत होती है इतने हाइड्रोजन की, अपने डिफरेंट वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि अमोनिया के प्रोडक्शन में, फिर उसके बाद मेथनॉल का जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उसमें, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स और रिफाइनरीज इंडस्ट्री में भी यहाँ पर इंडिया कंज्यूम करता है 6 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इंडिया की जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उसमें 2050 तक इंडिया की जो जरूरत है वो 6 मिलियन टन से बढ़ करके होने वाली है आपकी 28 मिलियन टन के आसपास बाय 2050। एंड दिस इज बिकॉज it is happening principally due to the rising demand from the industry, but also due to the expansion of transport and power sectors. So इस वजह से इंडिया को अगर अपने फ्यूचर नीड्स को मैट करना है और साथ साथ में पैरेलली अगर ये नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लेकर के चलना है, तो वो तभी हो सकता है जब इस 28 मिलियन टन में ग्रीन हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो, और व्हीकल्स जो रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग उसमें भी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाए। दूसरी बात, 2030 तक देखें हम लोग तो बाय 2030 जो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट है वो लगभग लगभग आने वाला है शुरुआती दौर में हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के बराबर ही। ठीक है, शुरुआती दौर में अगर इसको हम लोग यूज करने के लिए जाते हैं तो ये हो सकता है शुरुआती दौर में कॉस्टली हो, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी कंट्री अपने डोमेस्टिक लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे और जैसे जैसे प्रोडक्शन और सेल इंक्रीज होगा हाइड्रोजन का, वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी आपकी सिग्निफिकेंट तरीके से जो आपका डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा हमें, और तब जाकर के फिर हमारा ये पॉपुलर फ्यूल बन जाएगा एक तरीके से। ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो 2050 तक भारत जो हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगा, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसका 80% जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन ही भारत यूज करेगा। ऐसे यहाँ पे कुछ इनिशियल अनाउंसमेंट्स अभी हाल में किए गए हैं। भारत ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के ऑलरेडी काफी फोकस्ड है, और भारत बाय 2030 इंडिया विल बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हम अपने काफी सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में भी इसका एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, और हो सकता है हम कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी देंगे यहाँ पर। सो उसी कंटेक्स्ट में ग्रीन हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस को बताते हुए ऑथर यहाँ पर काफी सारी बातें लिख रहे हैं, और यही बता रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से लाभदायक हो सकता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, और कैसे इसका एक्सेप्टेंस डोमेस्टिक लेवल पर करवाया जाए उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर ऑथर कमेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो फंड कर सकती है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को, जिन पॉलिसीज के माध्यम से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके इस सेक्टर में, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यहाँ पर तेजी से होने लग जाए। फिर उसके बाद कुछ की सेक्टर में लोग ट्रांजिशन कॉस्ट हैं, जैसे रिफाइनरी सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, नेचुरल गैस सेक्टर में, यहाँ पर जो ट्रांजिशन कॉस्ट मतलब जो फ्यूल बदलने का कॉस्ट आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन को अडॉप्ट करने का जो कॉस्ट आएगा वो काफी कम होगा। तो यहाँ पर मैंडेट कर देना चाहिए कि आप हाइड्रोजन ही इस्तेमाल करें, ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स भी पूरे हो सके, और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्रीज भी आपकी प्रॉफिट में रहने वाली हैं, इनको कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जिस तरीके से नई डिमांड आ रही है स्टील सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से, और रोड और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, तो वहां पे भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो इन इंडस्ट्रीज में भी पॉपुलर करवाया जा सकता है। जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, उन हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में अगर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स यहाँ पे देनी चाहिए हमें। सेम तरीके से इसी तरीके की पॉलिसीज लाई जा सकती हैं आपकी शिपिंग सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, राइट। और इस तरीके से
लॉन्ग और मिड टर्म विजन के साथ प्लान करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल भारत में बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना जरूरी है, और प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लोग अडॉप्ट करें, इसके लिए लोगों को इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। तो उसी को यहाँ पर एज अ सॉल्यूशन यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का इस तरीके से हम लोग एक पॉपुलर यूज बना सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे। दूसरी बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट मोर देन 30 कंट्रीज हैव हाइड्रोजन रोड मैप्स एंड ओवर 200 लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वैल्यू चेन। कुल 30 देश अभी हाइड्रोजन किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए उसमें अभी इन्वॉल्व हैं, बिजी हैं। और अगर इन सभी प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर हम लोग देखें तो 2030 तक ऑलमोस्ट $300 बिलियन के आसपास इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंडिंग करी जाएगी। पूरे विश्व में अलग अलग सरकारों ने कमिट किया है कि वो $70 बिलियन पब्लिक फंडिंग में स्पेंड करेंगे हाइड्रोजन काउंसिल के अकॉर्डिंग, ताकि एक तरीके से जो कंट्रीज की इकोनॉमी है वो हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिट कर सके, और साथ साथ हेल्प कर सके चीप सोलर एनर्जी जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी अगर वहां पे ट्रांजिशन की ओर हम चले जाते हैं तो वहां पे जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है, विंड एनर्जी प्रोडक्शन है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का पॉपुलर यूज कंट्री को हेल्प करेगा वहां पर अपने न्यूट्रल टारगेट को अचीव करने में और नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने में। और इसके लिए वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी एफर्ट किए जा रहे हैं, तो भारत को भी सोचने की जरूरत है कि कैसे यहाँ पर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाए जाए और किस तरीके से इस सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो उसको आम जनता के बीच में प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करवाया जाए, ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट का जो फाइनल गोल है कि हमें इस सेंचुरी के एंड तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर लिमिट करना है, उस गोल को हम फाइनली अचीव कर सकें और हम एज अ कंट्री खुद को हाइड्रोजन इकोनॉमी फाइनली कह पाए। तो चलते हम लोग अपने सेकेंड आर्टिकल की तरफ, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है हमारा सेकेंड आर्टिकल, जहां पर कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी को लेकर के वाटर शेयरिंग को लेकर के यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को हमें मिल रहा है। और यहाँ पर दोनों ही स्टेट्स, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जितना उनको शेयर मिलना चाहिए उतना शेयर उनको मिल नहीं पा रहा है। स्पेशली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ से यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि उनको अलग से वाटर दिया जाए, क्योंकि अलग से जब से स्टेट बना है उस स्टेट के बनने के बाद यहाँ पर उनकी डिमांड को राइटली वे में यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यहाँ पर उसमें चीजों को रिवीजन किया जाना चाहिए, ये कहना है आपका तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में भी यहाँ पर कृष्णा रिवर को लेकर के डिस्प्यूट बना रहता है। साथ ही साथ इन दोनों स्टेट का कॉम्बाइंड डिस्प्यूट है यहाँ पर कर्नाटका के साथ, जहां पे इनका एलिगेशन है कि कर्नाटका कितना वाटर यहाँ पर कंजर्व कर रहा है, कितना वाटर यहाँ पर कैप्चर करके रख रहा है और कितना वाटर वो यूज कर रहा है, उसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल कर्नाटका ने सबमिट नहीं की है। अपने वाटर डाइवर्जन को लेकर के, वाटर डाइवर्जन के स्टेटस को लेकर के यहाँ पर, और इसी वजह से दोनों स्टेट में यहाँ पर, तीनों स्टेट में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस इशू को समझेंगे हम लोग डिटेल में, क्या है ये इशू। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कृष्णा रिवर का यहाँ पर मैप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये मैप कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। देखो इस मैप में जो रिवर कृष्णा है, इस कृष्णा रिवर का ओरिजिन जो दिखेगा आपको ये महाराष्ट्र के पास दिखेगा, और महाराष्ट्र के पास ही यहाँ पर महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर के पास से ही ये नदी निकलती है आपके कृष्णा नदी, और यहाँ पर ये एक ईस्ट वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट साइड से ओरिजिन होती है ये, और इसका जो फ्लो है वो हमें देखने को मिलता है ईस्ट की तरफ। तो वहां पर ईस्ट की तरफ चलते हुए महाराष्ट्र के बाद अगले स्टेट में एंटर करती है कृष्णा रिवर, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद ये एंटर करती है रिवर तेलंगाना के अंदर, और तेलंगाना के बाद ये रिवर एंटर करती है आंध्र प्रदेश में। तो ये नदी टोटल आपकी 4 राज्यों से बहते हुए फाइनली आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, और इसी नदी को लेकर के इन चारों ही स्टेट में डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अब क्या रीजन है, देखो ये जो डिस्प्यूट हुआ था, ये डिस्प्यूट काफी पुराने समय से चल रहा है इस नदी को लेकर के।
इनफैक्ट जब हैदराबाद और मैसूर स्टेट्स था तब उस समय से ही यहाँ पर डिस्प्यूट ये चल रहा है, और तब से लेकर के डिस्प्यूट आज 2021 में भी ये कंटिन्यूड है। इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1969 के आसपास इस्टेब्लिश किया गया था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। यहाँ पर KWT का मतलब है मेरा यहाँ पर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इसको सेटअप किया गया था अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अधीन ही यहाँ पर कोई भी रिवर की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, रिवर के वाटर शेयरिंग की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है। सो ये एक्ट लाया गया था 1956 में, और इसी एक्ट के तहत ये ट्रिब्यूनल 1969 में सेटअप हुआ था। इस ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट फाइनली सौंपी थी 1976 में, और 1976 में ये जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आई थी, उसमें यहाँ पर जो आपका कृष्णा वाटर का टोटल यहाँ पर वाटर है आपका, वो उसको कहा गया था कि 2060,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ कृष्णा वाटर जो है उसको डिवाइड किया जाएगा इन राज्यों के बीच में। और इन राज्यों के बीच में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, तो इसमें से यहाँ पर लगभग 800,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर ये मिलेगा आंध्र प्रदेश को। फिर उसके बाद 700,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर मिलेगा आपका यहाँ पे कर्नाटका को, और 560,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर मिलेगा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र को। और इस तरीके से जो कृष्णा रिवर का इतना वाटर है, उस वाटर को डिवाइड करने की बात यहाँ पे ट्रिब्यूनल के द्वारा अपने फाइनल रिपोर्ट में कही गई थी। फिर उसके बाद इसी रिपोर्ट को आपका रिवाइज किया गया, और इस रिपोर्ट को कहा गया कि इस रिपोर्ट को जब फाइनली 2010 में रिवाइज किया गया, तो 2010 में रिवाइज होने के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र का जो शेयर है, वो महाराष्ट्र का शेयर कम कर दिया गया था। फिर उसके बाद कर्नाटका का जो शेयर है और आंध्र प्रदेश का जो शेयर है, वो यहाँ पर उसको लेकर के जब नई रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश करी जाती है, तो उसके बाद से यहाँ पर इन स्टेट्स में फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को नजर आता है। देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि जब से आपका आंध्र प्रदेश एक कॉमन स्टेट था, तो आंध्र प्रदेश जब तक एक कॉमन स्टेट था, तो उस समय पर आंध्र प्रदेश के बीच में जो वाटर का एलोकेशन होता था, वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के साथ कुछ हद तक डिस्प्यूट होते थे। लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो अब कृष्णा नदी के वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट केवल इन दोनों स्टेट के बीच में आपस में तो हमें देखने को मिले ही मिले हैं, साथ ही साथ इन दोनों स्टेट के कॉम्बाइंड डिस्प्यूट यहाँ पर इन स्टेट्स के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है आपका वो एक तरफ है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक तरफ है। फिर उसके बाद जब नदी यहां से इधर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे कौन से बैरेजेस बनेंगे, किस बैरेजेस से वाटर का डाइवर्जन हो रहा है, उसको लेकर के भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। अब महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्या कहना है? महाराष्ट्र और कर्नाटका का कहना है कि तेलंगाना जो है वो क्रिएट हुआ था बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश के बाद, तो इसलिए आंध्र प्रदेश के हिस्से में जितना पानी था पहले, वो आंध्र प्रदेश शेयर करे तेलंगाना के साथ अपने हिसाब से, अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। वो हमसे एक्स्ट्रा पानी की डिमांड ना करे, क्योंकि पहले भी जितना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पानी मिलता था, अभी भी उनको उतना जब पानी जा रहा है, और अब अगर नया स्टेट बना है तो वो आपस में इस वाटर की शेयरिंग करे, हमसे एक्सपेक्ट ना करे। लेकिन यहीं पर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यहाँ पर स्टैंड है, वो स्टैंड कुछ इस प्रकार का है कि पहले 3 स्टेट थे और अब यहाँ पर टोटल हो चुके हैं 4 स्टेट। तो इस 4 स्टेट को देखते हुए यहाँ पर वाटर का डाइवर्जन किया जाए, और 4 स्टेट में ये वाटर किस तरीके से फेयर वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको लेकर के यहाँ पर चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में डिसाइड करी जाए। तो इस तरीके से जो कर्नाटका है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये आपस में डिस्प्यूट में आ चुके हैं यहाँ पर कृष्णा के वाटर शेयरिंग को लेकर के। एंड दिस इज अ इश्यू ऑफ ग्रेव अर्जेंसी, दिस इज अ इश्यू ऑफ ग्रेव अर्जेंसी। यहाँ पर साथ ही साथ कर्नाटका का ये भी आर्गुमेंट है कि उसके डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 1000 करोड़ रुपए की है, वो यहाँ पर उनको वाटर प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। वो कर्नाटका के नॉर्दर्न एरिया में प्रेजेंट है, जो कि सूखा क्षेत्र है, और इन सूखे क्षेत्रों में इस वाटर का डाइवर्जन बहुत जरूरी हो जाता है।
और अगर उनके हिस्से से ये पानी गया तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए कर्नाटका अपने स्टैंड को यहाँ पर क्लियर रख रहा है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कह रहे हैं कि कर्नाटका एक्चुअली कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, कितना पानी की वो डाइवर्जन कर रहा है कृष्णा नदी से, क्योंकि हमारे लिए पानी कम है, इसको लेकर के कर्नाटक किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने का काम नहीं कर रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में दोनों ही तीनों ही राज्यों में यहाँ पे कृष्णा नदी को लेकर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। और इस वजह से ये कृष्णा रिवर डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए क्या है, किन राज्यों में है, और प्रेजेंट में ये डिस्प्यूट के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा चर्चा क्यों होने लगी है। यहाँ पर रिसेंट में जो लास्ट टाइम इसको लेकर के डिसाइड किया गया था, जो फाइनल ऑर्डर आया था आपका, वो आया था आपका 2011 के आसपास, 2010 में ट्रिब्यूनल सेटअप की गई थी, और उसके बाद से भी अभी भी कुछ भी कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पर, कंक्लूसिव शेयरिंग अरेंजमेंट यहाँ पर अभी राज्यों के बीच में नहीं हो पाया है, और इस वजह से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट अभी भी आपका एक्टिव बना हुआ है। ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। चलेंगे हम लोग आज के अपने थर्ड आर्टिकल। तो चलते हैं हम लोग अपने थर्ड आर्टिकल के एनालिसिस पे। थर्ड आर्टिकल यहाँ पे बात करता है कि किस प्रकार से तीनों ही कृषि कानून कभी भी किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन नहीं थे। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑथर का यहाँ पे क्या कहना है कि किस प्रकार से जो फार्म लॉज है वो यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन पाए, और किस प्रकार से यहाँ पर ओवरऑल जो बात कही जा रही थी कि किसानों का फायदा होगा इसमें, वो भी काफी हद तक प्रैक्टिकल नहीं था, ये कहना है यहाँ पर ऑथर का। तो समझते हैं हम लोग इनके पर्सपेक्टिव को, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये हमारे लिए, और फार्म लॉस की क्रिटिसिज्म समझने के पर्सपेक्टिव से इसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए ऑथर के हिसाब से अगर हम लोग समझें यहाँ पर, तो इनका कहना है कि सबसे पहली बात, जिस तरीके से इस एक्ट को क्रिएट किया गया, उस क्रिएशन के ऊपर ही यहाँ पे काफी सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस एक्ट को लाया गया यहाँ पर ऑर्डिनेंस के माध्यम से। दूसरी बात, यहाँ पर ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस एक्ट के जो भी कंटेंट थे, जो भी प्रोविजंस थे, ये आज भी किसी को क्लियरली नहीं पता है कि किसने इस लॉ को फ्रेम किया था और किसके साथ यहाँ पर कंसल्टेशन करी गई थी ऑर्डिनेंस के रूप में लाने से पहले। दूसरी बात, फिर उसके बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट में इसे जल्दबाजी से वॉइस वोट के थ्रू पास किया गया, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इनफ डिस्कशन होनी चाहिए किसी भी बिल को पास करने से पहले, वो जब इनफ डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो पाई, तो यहाँ पर सवाल ये उठाया गया कि ये इस्टेब्लिश जो प्रोसीजर्स हैं पार्लियामेंट के, उसका भी वायलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट के साथ भी जो सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए थी, एग्रीकल्चर का इश्यू था, इस चीज पर स्टेक होल्डर्स थे कुछ, उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन होनी थी यहाँ पर। और दूसरी बात, फिर यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उन कमिटीज को भी ये रेफर किया जाना चाहिए था अपोजिशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो जो चीजें, जो जो प्रोसीजर्स एक लॉ को बेहतर बनाती हैं, एक लॉ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में देश में हेल्प करती है, वहां पर वो सारी प्रोसेसेस को नहीं अपनाया गया, और एक ओपेक तरीके से यहाँ पर इस लॉ को जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई, तो उसी का नतीजा था कि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे हमें ये वायलेशन देखने को मिला है। ठीक है,
फिर इसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि इससे किस प्रकार से सेंटर और स्टेट के एग्रीकल्चर रिलेशंस भी हाईली अफेक्ट हुए हैं। जैसे एपीएमसी, जिसको हम लोग मंडी सिस्टम कहते हैं, वहां पे चीजों को रेगुलेट करने की आजादी अभी भी राज्यों के पास है, लेकिन मंडी के बाहर जितना भी ट्रेड होगा, उस ट्रेड को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट को स्टेट के लेवल पर भी जब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सो इट हैज हर्टेड द स्टेट्स, इट हैड डीपली हर्टेड द स्टेट्स, बिकॉज अब स्टेट जो है उसको सेंटर के रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर आना पड़ेगा, सेंट्रल के कंट्रोल के अंदर आना पड़ेगा, जो कि ऐसा पहले नहीं होता था। एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में जो चीजें रेगुलेट होती थी पहले, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती थी इससे पहले तक। लेकिन यहाँ पर अब किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एब्सॉल्व कर दिया गया था स्टेट लॉ को फॉलो करने में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में, और यहाँ पर सेंटर जो है वो सेंटर के रेगुलेशंस को फॉलो करना यहाँ पर कंपलसरी बन गया था इन लॉस के आने के बाद। और इस तरीके से सेंटर प्राइवेट ट्रेड को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑथर का कहना है कि यहाँ पर एविडेंसेस हमें ऐसे देखने को मिले हैं कि सेंटर्स कई सारे केसेस में ना तो बेटर इन्फॉर्म्ड थी, ना तो बेटर इक्विप्ड थी एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉ की रेगुलेशन पावर और कंट्रोल करने की पावर वो खुद को दी। यहां पर एक एग्जांपल देती है ऑथर, उनका कहना है कि कुछ ही हफ्तों बाद इस लॉ के पास होने के बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड करना पड़ा था, क्योंकि सेंटर ने जब इस एक्ट के माध्यम से स्टॉकिंग के ऊपर लिमिट हटा दी थी, तो उसके बाद ऑनियंस के जो प्राइसेस हैं, पल्सेस के जो प्राइसेस हैं, वो तेजी से बढ़ने लग गए थे। तो उसी के बाद वापस से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत लगने वाले रिस्ट्रिक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज करना पड़ा था। तो यहाँ पर जो स्पिरिट थी लॉ की वो फिर से अंडरमाइन हो गई, और ये दिखलाता है हमें कि सेंटर यहाँ पर प्रॉपर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, या उसके पास वेल इक्विप्ड नहीं है सेंटर यहाँ पे लोकल लेवल पे काम करने के लिए और इस तरीके की चीजों को रेगुलेट करने के लिए। तीसरी बात, अगला जो कंसर्न है वो अगला कंसर्न ये है कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है यहाँ पर, उस सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में जो सेंटर का काफी सारा यहाँ पर एफर्ट रहा है, जैसे कि 1 मिलियन पॉन्ड्स डेवलप करना है, 10,000 फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो विजन रहा है, ये जो भी सरकार सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की जो कोशिश कर रही है, उसको लेकर के ऑथर कह रही हैं कि दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑफन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लोकल नीड्स। ठीक है, लोकल नीड्स के अनुसार यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की बजाय यहाँ पर सेंटर एक यूनिवर्सल विजन के तहत चीजों को इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रॉबस्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल सकता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, वो तभी मिल सकता है जब लोकल नीड्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझा जाए, और फिर उसके अकॉर्डिंग जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर जो रॉबस्ट सॉल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलना चाहिए वो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकता। दूसरी बात यहाँ पर यह भी कहा गया सरकार के द्वारा कि प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट प्लेयर्स को ये अट्रैक्ट करेगा इस तरह के नए लॉस, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर में, जिससे एफिशिएंट वैल्यू चेन डेवलप होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जब ये पूरा वेल डेवलप्ड मार्केट सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो उसका अल्टीमेटली फायदा किसानों को मिलेगा और कंज्यूमर को मिलेगा, क्योंकि इस कंपटीशन में प्राइसेस भी लंबे समय में स्टेबल हो जाएंगे, सरकार का ये कहना था। लेकिन यहाँ पर काफी सारे क्रिटिक्स इस पे ये सवाल उठाते हैं कि अगर ग्लोबल लेवल पे हम एविडेंसेस को देखें, ग्लोबल लेवल पे अगर हम एविडेंसेस को देखें, कुल 61 कंट्रीज से लिए गए इस एविडेंसेस के हिसाब से 2005 से 15 के बीच में जो फार्मर्स हैं, किसान जो है, उसको केवल जितना एक कंज्यूमर एक्सपेंड करता है किसी चीज को अफोर्ड करने में, उस पैसे का केवल 27% पैसा किसानों को मिल पाता है, और बाकी जो पैसा है वो कंपनीज को चला जाता है। तो इसका जो ज्यादा बेनिफिट किसानों को मिलेगा, ये कहना इस वजह से यहाँ पर गलत होगा, क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं। और इनका कहना है कि इसमें जो बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपका प्राइवेट प्लेयर्स का ही रहने
वाला है यहाँ पर। दूसरी बात, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल लेवल पे इस मार्केटिंग को डेवलप करने में होनी चाहिए थी, जैसे कि मान लो कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी एपीएमसी के एम्बिट के बाहर जाकर के ट्रेड होता है, वहां पे भी वो स्टेट पहले बाहर रेगुलेट कर पा रही थी चीजों को, लेकिन इस नए लॉ के बाद उन स्टेट से भी रेगुलेशन पावर छिन गई, क्योंकि रेगुलेशन और कंट्रोल अब सेंटर के अंदर आ गया। तो ऐसे में वो स्टेट्स जो कि प्राइवेट मार्केट को अपने स्तर पे फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अफेक्टेड हो गए और उनसे भी कंट्रोल छिन करके कंट्रोल चला गया सेंटर के पास, और जो कि वेल इक्विप्ड नहीं है ऑथर के अनुसार लोकल नीड्स को समझने में। दूसरी बात, यहाँ पे ऑथर कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा स्टैक्स बिल्ड कर रही थी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे कि सिस्को, जियो, आईटीसी, एनईएमएल, निंजा कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एसरी इंडिया टेक्नोलॉजी, स्टार, अग्री बाजार, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके साथ जो डाटा स्टैक्स बिल्ड करने का जो प्लान था गवर्नमेंट का, वो ये था कि इनमें से कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को ग्रांट कर पाएगी लिमिटेड एक्सेस, जो डाटा का है वो लिमिटेड एक्सेस इन प्राइवेट प्लेयर्स को मिल पाएगा, ताकि यहाँ पर वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्लान कर सकें। तो यहाँ पर ये कहना है कि जो डाटा है, ये डाटा केवल बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये कहना है ऑथर का कि इस फार्म लॉ के रिपील हो जाने के बाद भी ना तो एग्रीकल्चर मार्केट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रुक गई है, रैपिड ग्रोथ के अगेंस्ट हो गया है इस लॉ का रिपील होने का मतलब ये, ना ही ऐसा है कि इस लॉ के रिपील होने के बाद एग्रीकल्चर मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ऑथर के हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन में फार्म लॉ के रिपील होने के बाद क्या करना चाहिए, तो यहां पर यह देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो स्पेस है वो पास्ट डेकेड्स में भी स्टेट की जिम्मेदारी रही है। तो यहां पर सेंटर को ये चाहिए कि वो लोकल नीड्स को समझ करके चीजों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे, क्योंकि ट्रू रिफॉर्म तभी हो सकता है जब जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स इंक्लूड हो। स्टेट्स आर बेटर प्लेस टू असिमुलेट एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्सिटी ऑफ institutional and socio-economic context, and that's why power needs to be transferred again to the state to regulate these local agriculture markets. दूसरी बात, सेंटर जो है यहाँ पर सेंटर अपने पार्ट में काफी सारे काम कर सकती है, जैसे वो एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंटल पॉलिसी डेवलप कर सकती है एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उसमें पॉलिसी शेप अप कर सकती है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज एफिशिएंटली कैसे फंक्शन करे उस पे सेंटर का फोकस रहना चाहिए। फिर उसके बाद नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के बाद जो फ्यूचर मार्केट्स हैं उसका क्या मॉडल रहने वाला है, इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करेंगे, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्राइस सपोर्ट किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा, किस तरीके से कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक सेफगार्ड मिल पाएगा किसानों को। ये सब पॉलिसीज के अंतर्गत सरकार को कंसिडर करनी चाहिए, और लोकल लेवल पे मार्केट को डेवलप करने के लिए लोकल लेवल पे मार्केट की डिमांड को समझने की जिम्मेदारी स्टेट को दी जानी चाहिए। और इस तरीके से इस फेडरल अप्रोच के साथ एग्रीकल्चर मार्केट को सुधारा जा सकता है, यही कह रही है यहाँ पर ऑथर इस एडिटोरियल में। ऑथर का नाम सुधा नारायण है और शी इज रिसर्च फेलो एट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, और इसी में इन्होंने कहा है कि जो तीनों फार्म लॉस थे वो कभी सॉल्यूशन थे ही नहीं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, कल हम फिर आएंगे इसी तरह के एनालिसिस के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।